बच्चा बोर्ड एग्जाम में नंबर स्कोर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है और इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 4 के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एग्जाम में आज तक पूछे गए। इससे आपका चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट रिवाइज भी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट सवाल भी पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर आप चाहते हो चैप्टर 4 में आपके नंबर ना कटे और सारे जो टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो वही एग्जाम में आ जाए, तो ये वो सारे टॉपिक है, ये वो सारे टॉपिक है जो बच्चा पढ़ के गया वही एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो आ जाओ भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन जज करना हो कि मेरे को आते हैं नहीं आते हैं या फिर चेक करना हो, तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका मैंने पीडीएफ दे रखा है नीचे, आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करके देखो खुद से। अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो वीडियो में आगे देख लेना, और बाकी जिन बच्चों को पूरा वीडियो देखना है कंप्लीटली, आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन के तहत मैं आपको समझाता चला जाऊंगा कि आपको सबको पता है जब भी ऐसे एक्सिस वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भाई, चैप्टर नंबर 4 में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, बी ले लिया हमने ऊपर की तरफ। फिर वो कह रहा है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जा रहा था एक्स में। अगर सोचो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है ई माइनस वो एक्स में जा रहा है, तो करंट किधर बनेगा, करंट बनेगा उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि माइनस के एक्स में। ये हो गया करंट की डायरेक्शन। इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। तो सिंपल सी बात है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे फोर्स निकालने के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लेंगे, ये तीनों उंगलियों को ऐसे एक तीसरे कर दो जल्दी से, लेफ्ट हैंड उठा लो भाई लेफ्ट हैंड, और एक तीनों को एक तीसरे को मतलब परपेंडिकुलर कर दो। कौन कौन, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को। ये एफ बी आई होता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट सबको पता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ था, वाई एक्सिस की तरफ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। करंट किधर की तरफ था, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे करके नेगेटिव एक्स एक्सिस कर दिया मिडिल फिंगर को, एफ, और फोर्स किधर चला जाएगा, अंदर। देखो ये अगर प्लस का जेड है तो अंदर वाला कौन सा था, माइनस का जेड, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों माइनस का जेड एक्सिस। अलोंग माइनस का जेड एक्सिस इज द ऑप्शन बी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे एक एमसीक्यू बनना कंपलसरी होता है। सीधे सीधे याद रखोगे कि अगर मैं कहूं आपसे फोर्स निकालने के लिए, जब भी कहूं फोर्स निकालो किसी भी करंट कैरिंग वायर पे या फिर चार्ज पे, तो जल्दी से लेफ्ट हैंड उठाओ भाई, ऐसे करके। ये हमारा F हो जाता है फोर्स, ये हो जाता है हमारा B, और ये हो जाता है I करंट। सबसे पहले फर्स्ट काम होता है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स को रखो, फिर दूसरा काम होता है करंट की डायरेक्शन पता करो किधर की तरफ है, और फिर तीसरा आपको फोर्स पता चल जाएगा। 1 2 3 के रूल को अप्लाई करना, आंसर निकल जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको अंदाजा रहे और आप इसको बाद में रिवाइज कर सको। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। टाइम बहुत कम बचा ना, अब जल्दी जल्दी आपको जितना ज्यादा गेन कर सको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज या फिर पुराने मेन सवाल के क्या पूछे जाते हैं वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2023 का, और बच्चे यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, हो सकता है 2 नंबर में 3 नंबर में भी दे दूं, एमसीक्यू में भी दे दूं, बहुत अच्छा सवाल है। और एम दो वोल्ट मीटर और एम मीटर का जो गैल्वेनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनोमीटर 200% गारंटी आना ही आना है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कितने पार्ट्स हैं अपने पास, तो मेनली भाई पहले तो सेल्फ गैल्वेनोमीटर, जिसमें आपको गैल्वेनोमीटर के बेसिक्स पता होना चाहिए, क्या होता है, डायग्राम कैसे बनता है, इसके फॉर्मूले क्या है। फिर आता है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये छोड़ के मत जाना भाई, जो छोड़ के जा रहा है मतलब ये मान लो सीधे सीधे नंबर गवा रहा है अपने, सेंसिटिविटी। और उसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कन्वर्जन पक्का देख के जाना भाई, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको एम मीटर में और कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको वोल्ट मीटर में। इस पे सवाल ऑलमोस्ट हर साल है बच्चों, हर साल, एवरी सिंगल ईयर इस टॉपिक पे सवाल पूछा ही गया है, तो ये टॉपिक 2 या 3 नंबर में मिनिमम बनता है, ठीक। अब इसी के सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक एम मीटर है ऑफ रजिस्टर इतना, रीड्स अप टू इतना 1 एम्पियर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो सीधे सीधे एमीटर दे दिया, वो इसको गैल्वेनोमीटर भी कह सकते थे। जब भी आप किसी एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर को रेंज बढ़ाना चाहो तो आपको करना क्या होता है कि उसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, शंट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे मेन करंट आ रहा होता है आई, गैल्वेनोमीटर के अंदर या फिर एमीटर के अंदर चला गया आईजी,
छोटा सा करंट, तो बचा खुचा करंट यानी कि आई में से आई जी इधर चला गया तो नीचे क्या बचेगा, आई माइनस आई जी। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये किसके थ्रू जाएगा, शंट रेजिस्टेंस आर एस के थ्रू, और इसका रेजिस्टेंस हम आर जी मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का या फिर एमीटर का। तो सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने बना रखा है। अब इन्होंने गैल्वेनोमीटर की जगह में एमीटर दे रखा है, तो हम लिख देंगे भाई एमीटर है यहाँ पे आर जी की वैल्यू। चलो मैं पूरा ही यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट बस। यहाँ पे हमने एमीटर ले लिया, ये हम एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए ले लेंगे। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना देखा बच्चों बताओ, 0.81 ओम, ये रहा भाई। एमीटर कितना नाप सकता है, ये आई ए कह देते हैं, ठीक है, आई ए, और ये भी आई ए हो जाएगा एमीटर का करंट। एमीटर कितना नाप सकता है, मैक्सिमम अप टू 1 एम्पियर कह रहा है वो, आई ए इजकल टू हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आर एस बताओ कितना होगा जब उनको मैक्सिमम करंट, ये जो मैक्सिमम करंट नापना है वो कितने का चाहिए, 10 एम्पियर का। ये हो गया बच्चों 10 एम्पियर। अब तो इजीली सॉल्व कर दोगे आप, सबको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम है, ऊपर वाला वोल्टेज नीचे वाले वोल्टेज के बराबर कर दो, फॉर्मूला यही लगता है। ऊपर वाला वोल्टेज कैसे लिखोगे, ओम्स लो, V इजकल टू आई आर, आई ए आर ए, आई ए आर ए इजकल टू में नीचे वाला करंट क्या था, आई माइनस आई ए, और इनटू में शंट रेजिस्टेंस आर एस। आपको आई ए दे रखा है 1 एम्पियर, आर ए दे रखा है इतना, आई माइनस आई सी आप सॉल्व करके निकाल दोगे, आर एस की वैल्यू निकाल के जल्दी से खुद ही कमेंट कर लो भाई, मेरी तरफ मत देखो, कमेंट कर लो भाई, जल्दी से कमेंट करो किसका आंसर सही आ रहा है, लेट्स सी, कमेंट करो इसका आंसर जल्दी से। आरएस निकालना है आपको, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको लिख भी लेना, रिवाइज भी कर लेना भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें करवा रहा हूं आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अपने एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना भाई, उनका भी भला हो जाए, और दोस्तों को फोन ले लेके सब्सक्राइब कराओ चैनल को भाई, ठीक है। ये आ जाओ चैप्टर, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ये साल 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम एन एल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूक्लियस के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो। अब न्यूक्लियस नहीं किया तो जेडी, या फिर तो अगर कुछ कंफर्मेशन नहीं होता तो न्यूक्लियस का चार्ज जेडी लेते हैं, या फिर कई बार हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। अगर कुछ कंफर्म ना करे तो हम हाइड्रोजन एटम सिंपली से ले लेते हैं कि मान लो ये न्यूक्लियस है ऐसे करके, और न्यूक्लियस के आसपास कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर है तो बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। ये चैप्टर 4 का फेमस क्वेश्चन में से एक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक, एम मतलब है बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट। जिन बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं वेरी गुड, नहीं कर रखे हैं भाई अब याद कर लेना कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला हुआ करता था निया, अगर किसी को याद हो तो। मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट किससे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, निया, ठीक। और इसी का डायरेक्शन किधर होता है, कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है भाई, नोट्स बना लेना इसके। डायरेक्शन किधर से किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार एमसीक्यू में फंसाया गया ये पार्ट भी, कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। बच्चे उल्टा मैग्नेटिक फील्ड का सोच के चलते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निया, NIA। एन मतलब है नंबर ऑफ टर्न, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, और डायरेक्शन किधर से किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ। ये दो पार्ट याद रखोगे। अब सॉल्व करना है इसमें, कितने टर्न्स लूंगा, एन की जगह मैं 1 ले लूंगा, करंट मुझे निकालना पड़ेगा, और एरिया मैं पाई आर स्क्वायर ले लूंगा। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, आर। अब चलो सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ जल्दी से इसका आंसर कैसे आएगा। ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, मैंने तो एमसीक्यू का फॉर्मूला रखा है। नंबर ऑफ टर्न कितना लेना, हमेशा 1 ले लेना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज कितना है E, है ना, और टाइम की जगह में क्या लूंगा T, इनटू में एरिया, एरिया कितना लूंगा मैं पाई आर स्क्वायर, सर्कल है सिंपल सी बात, सर्कुलर पाथ में घूमता है तो यही मानते हैं। उसके बाद इसको मूव करके थोड़ा सा यही सॉल्व कर देता हूँ। इसी में लिखूंगा मैग्नेटिक मोमेंट M इजकल टू में। अब देखो चार्ज का चार्ज, टाइम को हटाना पड़ेगा आपको, टाइम को कहां से हटाना पड़ेगा, स्पीड से। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी कि पेरीमीटर अपॉन में टाइम। यहां से टाइम निकाल लो जल्दी से, याद रखना ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। T इजकल टू में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में V, टाइम ऊपर जाएगा V नीचे आ जाएगा। अब इस T को इसमें उठा के पुट कर दो ऊपर वाले में, इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सिंस ऐसा होता है तो मुझे वापस क्या मिलेगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि M इजकल टू में E का E, टाइम को हटा के आप क्या लिखोगे 2 पाई आर
और अपॉन में v, अपॉन में v कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इनटू में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। काट दो भाई, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचा क्या अपने पास m इजकल टू में मैग्नेटिक मूवमेंट इजकल टू में m बचा हुआ है, सॉरी E बचा हुआ है, ई वी आर बचा हुआ है, ई वी आर अपॉन में नीचे में क्या बचा बताओ, सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो 2 लिख दिया। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, एल में कन्वर्ट करना है। अब एल में कैसे लेके आएंगे, तो एल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू में एम वी आर, 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं कई बार इसमें, तभी तो क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं इनके लिए। एम इक्वल टू में, अब मुझे एम वी आर चाहिए, ऊपर में वी और आर दिख रहा है, एम नहीं दिख रहा, तो एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर दूंगा, अब बन जाएगा एम वी आर। तो ऊपर वाला बन जाएगा E इंटू में L यानी कि एम वी आर, अपॉन में नीचे में क्या बचा 2 इंटू में मास। अब ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, EL अपॉन में 2m, EL अपॉन में 2m, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया, फेमस क्वेश्चन है, और एमसीक्यू में तो भाई आ गया तो फिर बच्चों ने कर ही लिया, इसको याद ही कर सकते हो, EL अपॉन में 2m, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी लिख लेना भाई, क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट पे ही आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, है ना। चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन अपने पास, सारे इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका इससे। चैप्टर नंबर 4 का 4th क्वेश्चन बच्चों, 2 वायर कैरी करंट I1 एंड I2 लाइज वन स्लाइटली अबव द अदर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मिक्स नहीं हुआ है, प्लेन एज शोन इन द फिगर। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि विच रीजन हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, विच रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज। अच्छा ये देखो बच्चों, इस सवाल में थोड़ा सा इसमें मिक्स मैच हो गया, इस टाइप के डायग्राम में आपको पूछेंगे क्या, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ पूरा। 2 ही टाइप के सवाल आते हैं इस पे, ये ऐसे करके कोई डायग्राम दे देंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा बताओ 2 सवाल, दोनों सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो बता देना भाई। 2 सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं, पहला सवाल कि बताओ इन विच रीजन किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है इज 0, किस किस में 0 हो सकता है। और दूसरा पूछा जाएगा इन विच रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। बस 2 ही सवाल है कि अगर मैंने ऐसा करके डायग्राम बना के दे दिया आपको, तो मुझे बताइए किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और किस रीजन में मैक्सिमम होगा। अब 4 क्वाड्रेंट दे दिए, 1 2 3 4, तो बताओ भाई इसके हिसाब से कहां पे 0 और कहां पे मैक्सिमम, तो डायरेक्शन का खेल है भाई। फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप राइट हैंड उठा लो अपना, है ना। सबको पता है करंट कैरिंग वायर में अंगूठा जो होता है, थंब जो होता है, वो हमें करंट डायरेक्शन बताता है और बाकी जो चारों उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है। अगर मैं चारों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पता करने की कोशिश करूं कि भाई किधर किधर की तरफ बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देखेंगे, देखो I2 ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से अंदर की तरफ जाएंगी। राइट हैंड उठाया मैंने, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और मैग्नेटिक फील्ड को चारों उंगलियों को घुमा के देखा, चारों उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर जाएंगी, ये पूरा साइड जो होगा राइट वाला पार्ट उसमें अंदर जाएंगी। तो B2 यहाँ पे इनवर्ड है, एक मिनट, B2 जो है यहाँ पे इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब क्रॉस, यहाँ पे भी B2 कैसा है इनवर्ड, ये I2 की वजह से था B2, ठीक। अब I1 की वजह से पता करो, देखो B2 की वजह से एक चीज हो, इधर की तरफ से अंदर गया तो इधर की तरफ से बाहर आएगा, ऐसे करके घूम के बाहर आएगा ना, ऐसे करके, तो हम B2 यहाँ पे लगा देंगे, आउटवर्ड है, गोला लगा दिया, और यहाँ पे भी लगा दिया, B2 जो है वो आउटवर्ड है। अब B1 की वजह से पता करो, I1 कैसा है, लेटा हुआ करंट है, तो हम अब करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर रखेंगे ऐसे करके, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर से दिख रहा है कि बाहर आ रहा है और इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आ रहा है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बाहर आएगा भाई, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ B1 जो होगा यहाँ पे बाहर आएगा, यहाँ पे B1 जो होगा वो बाहर आएगा। इन दोनों जगह पे ऐसे करके घूम के अंदर की तरफ जाएगा, तो B1 यहाँ पे किधर होगा क्रॉस, और यहाँ पे भी किधर होगा क्रॉस। अब आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ 0 कहाँ पे होगा, तो देख लो जहां पे अपोजिट डायरेक्शन हो रहा हो वहां 0 होगा, और जहां पे सेम डायरेक्शन हो रहा हो वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया सबको, जहां जहां सेम सेम डायरेक्शन हो रहा हो वो जुड़ के ऐड हो जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों दोनों आउटवर्ड है तो जुड़ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 + B2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इनवर्ड है तो जुड़ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा
B1 प्लस B2। तो ये दोनों पार्ट यानी कि हम बोलेंगे कि पहले का आंसर क्या जाएगा, 0 है, और मैक्सिमम वाले का आंसर जाएगा इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों पार्ट में मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। लेकिन बाकी देखो थर्ड और फर्स्ट में एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ कैंसिल होकर 0 हो सकते हैं, ये भी एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ कैंसिल होकर 0 हो सकते हैं। तो किस किस रीजन में 0 होने के चांसेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 0 होने के चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, लिख लेना, इतना आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा कि ताकि सारे क्वेश्चन आपको हमेशा सॉल्व हो जाए। अब बच्चा इस क्वेश्चन पे कभी गलती नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन जल्दी से लगाएगा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन देखेगा, है ना। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई लिख रहा है तो वेल एंड गुड है भाई, बहुत अच्छी बात है, लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन। अरे बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया, ऐसे करके कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम कब लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बिल साइन थीटा, सामने पड़ा हुआ है बिल साइन थीटा, है ना। लड़के का नाम बिल याद कर लेना भाई, कुछ बच्चों ने ILB साइन थीटा पढ़ा हुआ है, जो भी आपने पढ़ा हो, फोर्स का फॉर्मूला वही है, बिल साइन थीटा या फिर ILB साइन थीटा, ठीक है। तो ये पूछा है कि बताओ फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा। भाई फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे। कितनी होती है, 1 होती है, खत्म। 90 डिग्री पे देख लो भाई, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पहला ही ऑप्शन चला जाएगा। जब थीटा मैक्सिमम होगा तभी अपने पास फोर्स भी मैक्सिमम होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करूंगा चीजों को लेकर, पहले बता रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, रिजल्ट वाले दिन आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई मेहनत करी है हमने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L and mass m is suspended in the horizontal plane of the flexible magnetic field। दे रखा होगा, टेंशन पूछा गया है, टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टेड स्ट्रिंग द मैग्नेटिक। इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत, ये सारे फेमस क्वेश्चंस हैं जो आपको देखते समझ में चाहिए, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमने क्या किया, छत से एक धागा लिया और धागे से एक करंट कैरिंग वायर को, एक वायर था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसको ऐसे करके लटका दिया हमने, ठीक है, और इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर रख दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये हमारा वायर है, ठीक। अब बताओ सिंपल सी बात है, जो वायर है उसका मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है बच्चों, m, पूरा लास्ट लाइन में है ना। तो मास की वजह से नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, तो धागे में क्या आएगा, टेंशन। आपने क्लास 11th में ऐसा पढ़ा हुआ है, आपको लगा मिक्स नहीं करेंगे क्लास 11, बिल्कुल मिक्स करेंगे भाई, सबको पता है आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे आप। तो टेंशन होगा T और नीचे की तरफ mg लगा। अब आ गई बात बीच में कौन, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स ऊपर की तरफ लगा दे तो mg को बैलेंस करके टेंशन को 0 किया जा सकता है, सही बात है ना। अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ खींचे और mg नीचे की तरफ खींचे तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। तो आपको वही दिमाग लगाना है कि भाई साहब सिंपल सी बात कह रहे हैं कि बताओ टेंशन जो है रिमूव करना है, रिमूव मतलब 0 कर देना है। टेंशन को हटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो ऊपर भाई अभी बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो बिल साइन थीटा लगाता है। कितना लगाता है, बिल साइन थीटा। आप मैक्सिमम फोर्स लगा लो कि भैया थीटा 90 डिग्री कर दिया आपने, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, बिल, और ये बिल किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ, तब जाके नीचे वाले mg को वो बैलेंस करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के। ऊपर वाला फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू में नीचे वाला फोर्स mg। अब यहां से क्या निकालने के लिए बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताओ कितना होगा, करंट का मैग्नीट्यूड I निकाल दो भाई, B और L मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो I इज इक्वल टू में mg अपॉन में BL, mg अपॉन में BL, इतना करंट होना चाहिए, mg अपॉन में BL। कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, कि इतना करंट फ्लो कराओगे mg अपॉन में BL, तब जाके उसके अंदर टेंशन 0 हो जाएगा। फेमस एमसीक्यूज है ये सारे के सारे। कई बार पूछ लेते बताओ मास कितना होगा, कई बार पूछ लेते बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले में, इसी में घुमा फिरा के 50 चीजें पूछ सकते हैं वो, 50 चीजें क्या, सॉरी 3-4 चीजें पूछ सकते हैं भाई। बी पूछ सकते हैं, आई पूछ सकते हैं, एल पूछ सकते हैं, एम पूछ सकते हैं, 4 चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे कॉन्सेप्ट लिखते रहना, अगर आपको रिवाइज है वेल एंड गुड है, नहीं है अब याद कर लो, यही एग्जाम में आने घूम फिर के रिपीट होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर।
अच्छा ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल बी, देखो भाई क्वेश्चन अच्छा सा है, कब का है, 2020 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रिलीज किया गया है इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे रखा है, एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, अच्छा दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, सफेद वाले को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं भाई, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के पैरेलल है, क्वेश्चन के तहत कि कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है, जो पीले वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ठीक। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया, कुर्बान कर दिया गया भाई एक इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कैसे मूव करेगा, सिंपल सी बात है, देखो भाई जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में रख रहा हूं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेस्ट चार्ज पे भी फोर्स लगाती है, उसको मतलब नहीं है, उसको बस फोर्स लगाना है, चार्ज मिल जाए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, QE, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, QVB sin थीटा, आपने पढ़ा ही होगा ये, QVB sin थीटा, ये मैग्नेटिक की वजह से लगता है और ये इलेक्ट्रिक की वजह से लगता है। अगर वो रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वेलोसिटी होगी जीरो, वेलोसिटी होगी जीरो बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है QE से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का मारना स्टार्ट करेगा, सबको पता है प्लस का चार्ज पे सेम डायरेक्शन में और माइनस का चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ कितना, QE के बराबर, कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और लेकिन ये जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो एंटी पैरेलल मूव करेगा, अगर वेलोसिटी आ भी गई तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर और पार्टिकल इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है, जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स इनिशियली, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनिशियली वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, और फाइनली जब वो मूव करना स्टार्ट भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मारेगा तो मूव करेगा पीछे की तरफ, तो फाइनली थीटा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, जिसकी वजह से फिर से मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स कभी लगेगा ही नहीं और इलेक्ट्रिक फोर्स लगता रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स सीधे सीधे मूव कराता रहेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा भाई, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका, सर्कल वर्कल में मूव नहीं करेगा। मैंने आपको इसका ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा भी देता हूं, देखो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कि अगर पहला केस पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंट्री मार रहा हो, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, लिख लेना इसको शॉर्ट नोट में, इस पे एमसीक्यूज आने के चांसेस फुल होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस पे। अगर उसने पैरेलल एंटी पैरेलल ऐसे करके, मान लो ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आपने दे दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी, या तो वो सामने की तरफ जाए या फिर पीछे की तरफ जाए, दोनों केस में अगर वो आगे जा रहा है तो दोनों केस में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और अगर वो पीछे जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो फोर्स जो होता है वो QVB sin थीटा होता है, और sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है, तो दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा, पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे मूव कर जाएगा भाई, उसको कोई मतलब नहीं है, किसी ने उसको घुमाया नहीं है, हाँ या ना बोलो। ये कब होता है, जब पैरेलल एंटी पैरेलल एंट्री मारे या फिर मूव करे। दूसरा कि भैया सर्कुलर में कब आएगा, तो जब 90 डिग्री पे एंट्री मारे, परपेंडिकुलर एंट्री कहते हैं उसे, परपेंडिकुलर एंट्री, जब वो परपेंडिकुलर एंट्री मारता है 90 डिग्री पे, जैसे मान लो कि आप कहाँ गया भाई, देख लो हाथ से फिसल वो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हमने ले लिया, ठीक, और मैं आपसे कहूं कि चार्ज पार्टिकल बिल्कुल 90 डिग्री पे इसके अंदर घुस गया भाई, थीटा 90 डिग्री बनाते हुए, अब कैसा पाथ लेगा, ये सर्कुलर पाथ ले लेगा भाई, सर्कल में घूम जाएगा, सर्कल में घूमेगा तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, mv अपॉन में qb, इस साल भी प्री बोर्ड में पूछा गया बच्चों से। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहीं से निकाल दो, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई, तो qbr अपॉन में m, यहां से फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल देना, हाफ mv स्क्वायर से, हाफ mv स्क्वायर लगा के काइनेटिक एनर्जी, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन में qb, और फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा लिख लेना भाई, 1 अपॉन में t, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो टाइम पीरियड वाले में एक फेमस न्यूमेरिकल बता रहा हूं, एक फेमस चीज, देखो टाइम पीरियड में कहीं पे भी वेलोसिटी लिखा है नहीं ना, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सवाल कैसे पूछते हैं कि एक बार मैंने विद वेलोसिटी v फेंका और फिर मैंने उसको 3v से फेंका, 3 गुना वेलोसिटी बढ़ा दी, तो बताओ टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, तो बच्चों को लगता है वेलोसिटी बढ़ गई टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इस टाइप के सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं, रिफ्लेक्सेस, इसलिए ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई m अपॉन में qb, वेलोसिटी है ही नहीं कहीं फॉर्मूले पे, अगर आप v वेलोसिटी से फेंको तब भी टाइम t ही लगेगा, और 2v से फेंको तब भी t लगेगा, 3v से फेंको तब भी t ही लगेगा।
टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है इस केस में वेलोसिटी से। हाँ, अगर आप जैसे मानो v वेलोसिटी से फेंका आपने तो छोटा सर्कल लेगा, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो बड़ा सर्कल लेगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। छोटे सर्कल में वो एक सेकंड लगा रहा है, बड़े सर्कल को भी कंप्लीट करने में 1 सेकंड ही लगाएगा। स्पीड और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेना भाई, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी does not depends on speed, does not depends on speed। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बात है। ये मान लो यही पूछे जाने बच्चों का, अब बच्चा सिलेबस पढ़ के थ्योरी पढ़ के खुश हो रहा होता है, उनको पता ही नहीं प्रैक्टिकल यूज क्या है भाई, कैसे मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उसको यूज कैसे करना है। ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए होते हैं सबने बैच में ही, अब बच्चों को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे कोर कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि वैसे भी लास्ट टाइम चल रहा है भाई, टाइम वैसे भी बहुत कम है आपके प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 8 पे। एक मिनट में वीडियो रीस्टार्ट कर दूं जरा, वरना ये कभी भी बंद हो जाता है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, इस बार v वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। देखो बन गया ना क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ रेडियस r। इफ v पोटेंशियल डबल कर दिया गया तो रेडियस का क्या होगा। मैं कह रहा था ना, जो अभी मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन में qv है। यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी है, पोटेंशियल मतलब लेना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी है बच्चों। आ जाओ, और क्वेश्चन बना दिया अच्छा सा वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे करेंगे। तो हमें समझ में आया कि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। वो किस में घूम रहा है बच्चों, सर्कुलर पाथ में। अगर बच्चा सर्कुलर पाथ में घूमे तो अभी मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला बताया था, वो था mv अपॉन में qb, है ना। जहां पे m मतलब है मास, v मतलब है वेलोसिटी, मैग्नेटिक सॉरी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए v क्या है बच्चा, वेलोसिटी है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस, एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्टेज दिया है तो वो रेडियस r लेता है। अगर मैं v को डबल कर दूं, v को 2v कर दूं तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। सबको समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वोल्टेज v था, वोल्टेज v था तो रेडियस कितना लिया उसने, r। तो अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा के 2v कर दूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये बताओ सवाल है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी v को वोल्टेज मान लेते हैं भाई, v रखा 2v रखा, डबल का ऑप्शन दे रखा हो तो मार के आ जाते हैं, वो ही गलत हो जाएंगे। बच्चा वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जब भी वोल्टेज देना तो ये दो चैप्टर मिक्स, सारे के सारे 2 चैप्टर मिक्स वाले क्वेश्चन हैं। देख लो, आपको अगर मॉडर्न फिजिक्स याद हो तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको पता है कि हम वर्क डन इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी रखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q डेल्टा V इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि वर्क डन जो है वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ये लगेगा। वर्क डन का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होता है, चार्ज इनटू में वोल्टेज, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से हाफ mv स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो। तो अब वेलोसिटी और वोल्टेज में फॉर्मूला निकाल सकते हो आप कि पहले अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकाल लूंगी तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 2qv अपॉन में m चला जाएगा मल्टीप्लाई से, और इसका रूट बन जाएगा, है ना, स्क्वायर हटा के तो बनेगा v। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है वोल्टेज के फॉर्म में। अगर पहले v था तो ठीक है, इतना होगा फॉर्मूला, और बाद में ये v1 हो गया मान लेते हैं, ठीक है, और v2 फाइनल जो है वो वोल्टेज डबल कर दिया गया 2q और इनटू में v की जगह में 2v अपॉन में m, ये किया गया। अब मैं अगर रेडियस में देखो, पहले वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल था, रूट v के, अब किसके प्रोपोर्शनल है, रूट 2v के। हिंट देख बता रहा हूं, वैसे तो पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो भाई, लेकिन मैं हिंट दूं कि भाई एमसीक्यू है, जल्दी सॉल्व करना है, तो क्या करूंगा मैं, देखूंगा दोनों पार्ट में 2qm सेम है ना, इसमें वोल्टेज v आ रहा था, इसमें वोल्टेज रूट 2v आ रहा है। तो अगर जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, तो पहले प्रोपोर्शनल टू v होगा, फिर बाद में रूट 2v होगा, तो रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा b। यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, बाकी आप पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपका दिमाग जाना चाहिए भाई, कि जहां वोल्टेज दे दे वहीं पे मेरा दिमाग जाना चाहिए कि भाई वोल्टेज इक्वल टू मैं काइनेटिक एनर्जी कर सकता हूं, और ये रहा इसका फॉर्मूला। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन करते रहना भाई, तभी जाके दिमाग खुलेगा। वाइड रेंज क्वेश्चन करोगे तभी तो जाके एग्जाम में जो अटपटे सवाल आते हैं ना कभी कभी, वो सॉल्व कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडरगोज अ सर्कुलर मोशन ऑफ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी बताया था, बहुत फेमस सवाल मैंने बताया था, मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखवाया भी था कहीं पे, कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं करता भाई, बताओ किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी स्पीड नहीं है, और यही सवाल आपसे पूछ लिया गया अगला, कि बताइए टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। फिर से 2020 का सवाल पूछा गया है, तो बच्चों स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। वही तो कह रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट आपने वीडियो में जितने मैं बता रहा हूँ सारे पढ़ लिए ना, तो आप चुटकियों में यूं क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, ऐसे हो जाता है। अब बच्चों को कॉन्सेप्ट ही रिवाइज नहीं होता, बच्चों ने इस टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं होते, सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे एग्जाम में, तो कहां से आएंगे भाई। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टडी करंट आई, रेडियस दे रखा है बच्चों ए, करंट फ्लो कर रहा है आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द, समझ गया मैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है भाई, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेना कहीं इसको, जितने भी मैं चीजें नोट्स में इस फॉर्म में बता रहा हूँ इस वीडियो में, उसको रट लेना, उसी में से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा। ये एक वायर ले लो, मोटा सा सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, वायर सिलिंड्रिकल ही होता है, हमने बड़ा सा बना दिया। अब वो कह रहे हैं करंट पूरे वॉल्यूम में फ्लो कर रहा है, तो बताओ अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, बाहर में कितना होगा, इस टाइप के सवाल सुने होंगे आपने। तो मैग्नेटिक फील्ड 3 जगहों पे आता है, एक इनसाइड, एक सरफेस और एक आउटसाइड, 3 जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, बी और सी। ए वाला पार्ट कौन सा है, इनसाइड वाला पार्ट है कि वायर के अंदर, ये कौन सा है, बी वाला सरफेस वाला पार्ट, कि सरफेस पे, एग्जैक्ट सरफेस है जस्ट आउटसाइड कितना होगा, और सी वाला पार्ट कौन सा है, सी है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैं तीनों का आपको पहले ही फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी आंसर आप निकालते रहना भाई, कोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो वही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इनसाइड में पहला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में जो भी रेडियस हो उसका 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, ये होता है इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर मैं कहूं सरफेस पे, फॉर्मूला बेस्ड है भाई, फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, या तो रट लो या फिर समझ लो, इसका डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा है बच्चों को। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर मतलब रेडियस है, यहाँ पे याद रखना, मैंने कैपिटल आर यहाँ पे इस वायर का रेडियस इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। और तीसरा और लास्ट कि आउटसाइड में भैया बता दो, तीनों फॉर्मूला हम याद ही कर लेंगे, फिर क्वेश्चन जो भी आए धैर्य धैर्य करते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सब कुछ सेम, म्यू नॉट आई अपॉन में यहां से सब कुछ सेम, बस 2 पाई एक्स ले लेना कि कितनी दूरी पे ले रहे हो सेंटर से, ये एक्स दूरी है तो एक्स पुट कर देना, इतना सा अंतर है बस। जो सरफेस वाला है और आउटसाइड वाला है वो मिलता जुलता फॉर्मूला बच्चों, म्यू नॉट आई 2 पाई सरफेस पे है तो रेडियस आर लेंगे, और आउटसाइड में है तो डिस्टेंस एक्स लेंगे, है ना, इजी फॉर्मूला। इनसाइड वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको हमेशा, ये पता है आपको, सॉलिड और होलो स्फीयर में भी था ऐसे करके, है ना, सॉलिड स्फीयर में भी इनसाइड वाला याद करना पड़ता है, सरफेस वाला और आउटसाइड वाला सेम होता है। तो म्यू नॉट आई एक्स, एक्स मतलब है कि कितनी दूरी है ये, इस दूरी को हम एक्स कहते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से कितनी दूरी पे, और नीचे में 2 पाई आर का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इतना याद हो गया, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप यूं कर दोगे चुटकियों में। भाई साहब इंपॉर्टेंट पार्ट करवा दियो, अब तो आपके नंबर आ जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है A/2 पे है और B2 जो है वो 2A पे है। देखा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B2 एट 2A, यानी कि ये अगर वायर है मेरा, तो उन्होंने कह दिया कि जो एक्सिस है यहां से एक बार A/2, A मतलब रेडियस दे रखा है इसका, A क्या दे रखा है रेडियस, तो A/2 तो अंदर में आ जाएगा ना, इनसाइड में A/2, तो कह रहे हैं अंदर में मैग्नेटिक फील्ड में B1 मान रहा हूं, और दूसरा कहां देखो 2A तो बहुत बाहर चला जाएगा, 2A बाहर चला जाएगा भाई, यहाँ पे B2 है, तो एक बार इनसाइड में एक बार आउटसाइड का रेशियो बताओ B1/B2 का, तो हमें समझ में आया भाई A/2 मतलब इनसाइड वाला केस बन जाएगा, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, म्यू नॉट आई एक्स की जगह में दूरी कितनी है A/2, तो A/2 अपॉन में 2 पाई आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है उन्होंने A के बराबर, तो A का स्क्वायर ले लिया, हो गया इनसाइड वाला फॉर्मूला। और फिर डिवाइड करूंगा आउटसाइड वाला फॉर्मूला,
2a वाला आउटसाइड वाला ये वाला, तो म्यू नॉट डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स, एक्स की जगह में कितना दे रखा है आउटसाइड में 2a, तो x की जगह में 2a पुट कर दिया, काट कूट दो, आंसर निकाल दो भाई, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट जाएगा, एक a से एक स्क्वायर कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये a से ये a कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा b1 अपॉन में b2 इक्वल टू में 1/2, और यहाँ पे भी बचा 1/2, 1/2 कट के 1:1 आ जाएगा भाई, 1:1 होगा, ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, इजी पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ये फॉर्मूला कोर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, इनसाइड और आउटसाइड का रेशियो। डिस्टेंस कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2a दे दिया, यहाँ पे a/2 दे देता, a/3 दे देता, a/4 दे देता, इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। मैंने मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और लिया था इसी पे, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये 2022 में पूछा गया, वो 2021 में पूछा गया था, 2 साल तक लगातार ये सवाल पूछा गया, अभी इस साल भी पूछा जा सकता है। और लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर करंट आई, द करंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह वगैरह, देखो ये भी सेम क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 above the surface and that of point a/2 below the surface। देखो भाई अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं, देख रहे हो वर्डिंग में भी फंसा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a/2 above the surface, a/2 below the surface, यानी कि a/2 बाहर और a/2 अंदर, हो गया ना क्वेश्चन भाई। ये रहा, कह रहे a/2 नीचे आ जाओ, यहाँ पे बताओ इनसाइड में b1 बोल देना, और a/2 बाहर चले जाओ, ये हो गया आउटसाइड का केस, b2 निकाल देना और b1/b2 कर दो भाई, तो b1/b2, b1 हो गया इनसाइड का केस, मैं यहां लिख देता हूं, और b2 हो गया आउटसाइड का केस। फॉर्मूला लगा दो भाई, इनसाइड में फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर, इनसाइड आउटसाइड में फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। सॉल्व कर दो भाई जल्दी जल्दी, क्वेश्चन देख के मुझे लगता है मैं ही सॉल्व कर दूं, वैसे ही नहीं रहा जाता पहले तो। म्यू नॉट आई एक्स की जगह में कितना लेना है a/2, इधर भी 2 पाई आर का स्क्वायर, आर मतलब a है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आर हमेशा a दे देता है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a/2, एक्स की जगह में दोनों साइड a/2 लेना था, कट्टिस कर दो भाई, जो जो कट रहा हो, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, जो जो बचा उसको लिख देते हैं, तो ये बच गया a/2a स्क्वायर नीचे में है ना, और यहाँ पे बच गया 1 अपॉन में a/2, ठीक सही लिखा ना, 1 अपॉन में a/2, हाँ सही है। अब पास वाला पास में कर दो, दूर वाला दूर में उठा के कर दो, शिफ्टिंग में गलत मत कर देना, पजल सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने तो मैथ ही खराब कर दी, हमने फिर मैथ खराब कर दी, फिर हमारा आंसर खराब हो गया, तो उसका कोई फायदा है ना भाई। चलो भाई इसको छोटा करके इधर मूव कर देते हैं। अरे कहाँ चलो गो भाई, आ जाओ, सुन रहे हो ना सब ना, सुनो। तो b1/b2 इक्वल टू में कितना आएगा बताओ, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में कर दो, तो ये a के पास पहुंच जाएगा a/2, तो a इंटू में a/2, और नीचे में 2a स्क्वायर के पास 1 पहुंचेगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2a स्क्वायर इंटू में 1 स्क्वायर था, स्क्वायर लिखना भूल गए, 2a स्क्वायर इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 1/2, b1/b2 जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 1/4, 1:4, 1:4 कहाँ है भाई ऑप्शन, 4:1 दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर जाएगा 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं भाई साहब, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला याद है इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका डेरिवेशन आने के भी चांसेस है, देख लेना टाइम मिले तो, वरना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये वाला डेरिवेशन ये फॉर्मूला आपके टीचर नहीं करवाया है भाई देख जरूर लेना, 3 नंबर का सवाल भी आता है इस पे, पीवाईक्यूज मैंने देख रखा है, 3 नंबर का सवाल पूछा गया। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन 13 पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड शेप इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। बहुत फेमस क्वेश्चन भाई साहब, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया ना बच्चों ने, बच्चों का दिमाग खुल जाएगा। if they carry same current, the ratio of the magnetic field, magnetic movement will be, magnetic movement का रेशियो बताओ कितना होगा। अब सवाल मैं समझा दे रहा हूं, अगर आपसे हो सके तो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, जाओ बिना चैट जीपीटी करना, लेकिन भाई बच्चे क्या करते हैं आंसर निकालने के चक्कर में ले चैट जीपीटी,
चलो सॉल्व भी करा देता हूँ। बच्चे बोलेंगे भैया हमसे भी ना बना, आपने भी नहीं करवाया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दो वायर लिए हमने सेम लेंथ के, ठीक है, और दोनों वायर से हमने एक बार स्क्वायर बना दिया और एक बार सर्कल बना दिया। तो लेंथ हमने दो वायर ली, एक बार क्या बनाया स्क्वायर, स्क्वायर का साइड उन्होंने दिया ए, ठीक, उसी दो वायर को जोड़ जाड़ के हमने स्क्वायर बना दिया, और फिर उसी दो वायर को जोड़ जाड़ के एक बार हमने सर्कल बना दिया जिसका रेडियस आर आया। तो बताओ मैग्नेटिक, अगर दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि एम का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने इसी वीडियो में आपको बताया एम का फॉर्मूला होता है निया, NIA। नंबर ऑफ टर्न हमेशा 1 ले लेना, आई सेम है, एरिया पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो अगर मैं अब निया वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां से मिटा दे रहा हूं, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा और कुछ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए, जितनी बार लिखोगे फॉर्मूला उतना याद रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट एम, एम जो है उसका फॉर्मूला बनता है बच्चों निया, NIA, ठीक। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया। अब मैं इसका लिखने जाऊंगा तो इसमें भी एक ही टर्न है और इसमें भी एक ही टर्न है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग होगा। तो इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया वो आएगा साइड इंटू में साइड ए स्क्वायर, है ना। और इसका एरिया कैसे लिखते हैं सर्कल का? सर्कल का लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर से, ये हो गया। तो अब आपको ए और आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूं और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल को सी लिख रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर लगाऊंगा तो NIA, ए की जगह में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? साइड इंटू में साइड ए स्क्वायर, है ना। इसका एरिया क्या था ए स्क्वायर और इसका एरिया क्या था NI, सर्कल का जब मैं सी का लिख रहा हूं तो लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, काट दो भाई, एन तो सेम ही है, आई भी सेम ही है, पाई तो कटेगा नहीं। अब ms यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू में आ रहा है ए स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, ये आया हमारे पास सॉल्व होके। और ऐसा देखो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, पाई के फॉर्म में ऑप्शन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया क्या बोला गया था कि जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका भी है, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर भी तो बराबर है, तो आप आर और ए में रिलेशन निकाल के पुट कर दोगे। पेरीमीटर बराबर है, आपको ये दिमाग लगा लेना चाहिए था भाई। पेरीमीटर कैसे बराबर है? कह तो रखा है सेम वायर है, दो वायर लिया, दोनों वायर उसी वायर को जोड़ के एक बार स्क्वायर बना रहे एक बार सर्कल बना रहे, तो भैया इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है इसका 4 इंटू में साइड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका पेरीमीटर 4 इंटू में साइड होगा और इसका पेरीमीटर आता है 2 पाई आर, है ना। तो दोनों को बराबर कर दो, तो मैं कहूंगा कि पेरीमीटर बराबर होगा क्योंकि सेम वायर से बनाया गया है, वायर की लेंथ तो उतनी थी। तो अगर मैं ए निकाल लूं यहां से तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 4, 2 पाई आर अपॉन में 4 यानी कि पाई आर अपॉन में 2 कट के आ जाएगा इतना। तो अब ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ms अपॉन में mc इक्वल टू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ भाई, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा पाई का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, ये ए निकला है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। नीचे में क्या था पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो समझ गए, ए स्क्वायर की जगह में हमने ये पूरा ए स्क्वायर की जगह में लिखा क्योंकि ए किसके बराबर आ रहा था पाई आर बाई 2, तो पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और डिवाइड में कौन था पाई आर स्क्वायर, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। एक देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एक पाई से स्क्वायर कट जाएगा 4 बचेगा, तो ये ms अपॉन में mc जो आया बच्चों आपका वो पाई रेस टू 4 आ रहा है, ये रहा आंसर। पाई रेस टू 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन करना जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब आपने कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन तब जाके आपका दिमाग खुल जाएगा। चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चों को देना, ले ये क्वेश्चन करके दिखा, बहुत चलता रहता है, ना करके दिखा उसको एक्सप्लेन करो, तो इससे ना आपकी मेमोरी मतलब साफ होगी, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको कोर कॉन्सेप्ट याद भी है, आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन करा करो भाई, दोस्तों को दो इस टाइप का क्वेश्चन, बोलो ले करके दिखा, ना बने तो मेरे पास आ जाइयो, ऐसा करके। अब मूव करेंगे दूसरा, कर लो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1। वो कह रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप ले लो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं i, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने b1 कह दिया। किसी को फॉर्मूला याद है?
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला B1 का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों ने, ठीक है। हमने साथ साथ फॉर्मूला भी लिख लिया अपना। रेडियस कैपिटल R कह रहा है तो कैपिटल R लिख देंगे भाई। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। अब ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। इन्होंने बोला कि अब सेंटर से बाहर चले जाओ, एक्सिस पे चले जाओ, एक्सिस ऑफ द लूप याद हो आपको ये क्वेश्चन, और एग्जैक्ट कितनी दूरी पे, R दूरी पे ही। इसका रेडियस भी R है और यहां सेंटर से R दूरी बाहर भी चले जाओ, बाहर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उन्होंने B2 कह दिया। सेंटर पे कितना बोला B1 और बाहर में कितना बोला B2। तो जो B2 है उसका फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखवा दूं तो म्यू नॉट I एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 R स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा कोई फॉर्मूला आपने डिराइव करा होगा। ये एक्सिस वाला फॉर्मूला है और ये सेंटर वाला फॉर्मूला था भाई, एट एक्सिस। अब मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन आप ही करोगे, मैंने करूंगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ B1 रेशियो B2। खुद सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे x की जगह में R पुट कर देना भाई, इसमें x की जगह में R पुट कर दो और फिर B1 बाई B2 निकाल लो आंसर और कमेंट करो कि कितना आ रहा है। B1 बाई B2 निकाल के बताओ। समझ में आ गया सबको? x की जगह में R कितनी दूरी है, R दूरी पे ही वैल्यू पुट करो, B2 निकालो, फिर B1 को B2 से डिवाइड करो, काटा पेटी मचा देना, आंसर निकाल देना। जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर निकल रहा है। मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे और ये देखो, अब मैंने आपको जिन बच्चों के फॉर्मूले याद नहीं होगा उनको याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। लास्ट मोमेंट चल रहा है, मैं आपको बोलूंगा कि मोहरत निकालो अलग से तो हो गया फिर काम। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। मैग्नेटिक मोमेंट भाई कितनी बार ये सवाल पूछ लिया गया है। NIA होता है फॉर्मूला, निया होता है, निया MINIA। देख लो भाई किस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है भाई, करंट पे डिपेंड करता है। यही हो जाएगा फिर आंसर, पढ़ने की भी जरूरत ना है। नंबर ऑफ टर्न करंट और एरिया पे डिपेंड करता है। मूव कर जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 असेसन रीजन आ गया। असेसन रीजन भी करना बहुत जरूरी है बच्चों। असेसन रीजन प्रैक्टिस करते हैं नहीं, वहां जाके गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर बेंड्स इनटू अ इर्रेगुलर शेप विद द पॉइंट P एंड Q। ये रहा P और ये रहा Q, इर्रेगुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया। इफ द करंट कैरीज I passes through the wire then the area enclosed by irregular portion will be increased। सही बात है। देखो जैसे आपने ऐसे टेढ़े मेढ़े, अब ये सारे क्वेश्चंस कभी किसी बुक में लिखे नहीं है, एनसीईआरटी वेनसीईआरटी नहीं है, किसी मतलब किसी भी टीचर के नोट्स में नहीं हो सकते क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि ये ऐसे इरेगुलर शेप का था, इसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया। अब करंट जो है वेरी कर रहा है, तो जो इसका एरिया होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। देखो ये जो शेप है ना वो धीरे धीरे सर्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी कभी ना कभी टीचर ने करवाया होगा ऐसे करके कि सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सर्कल का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। अपोजिट करंट कैरीज इक्वल रिपल्सन फॉर ईच अदर। कब का पूछा गया भाई, इसका क्वेश्चन है। हाँ अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों होगा ऐसा सर्कल में धक्का क्यों लगेगा, क्योंकि जो इधर वाला करंट है और इधर वाला करंट है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। आपको याद है पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो रिपल्सन हो जाता है, धक्का मुक्की करने लग जाते हैं भाई। सेम डायरेक्शन में प्यार मोहब्बत की भाई भाई है तू, और अपोजिट डायरेक्शन में दुश्मनी निभाते, तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन। तो इधर वाले हिस्से में देखो तो करंट जा रहा है इधर की तरफ, है ना, और इधर वाले हिस्से में देखो तो करंट जा रहा है इधर की तरफ। तो दो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ये पार्ट इसको रिपेल कर देगा, रिपल्सन की वजह से सर्कुलर पाथ आ जाएगा। बिल्कुल सही है, एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर जाएगा ए। समझे? इस टाइप के क्वेश्चन समझोगे, रीड करोगे, देखोगे, वीडियोस देखिए आपने, तभी जाके समझ में आएंगे भाई, वरना तो बच्चों को वैसे कुछ ना समझ में आए। सबके 90 थोड़ा ना आ जाते हैं, गिने चुने मेहनती बच्चों के आते हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। फिर इसके बाद टाइम निकाल के सारे चैप्टर के जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सारे चैप्टर के PYQs देखते रहना, और कोई भी दिक्कत आए, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि असेसन हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। बिल्कुल सही बात है भाई। आज की वीडियो में हमको बताया कि गैल्वेनोमीटर हो या फिर एमीटर हो, उसके पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। इसका रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का Rg, इसमें करंट जाता है Ig, यहाँ से करंट आता है I, यहाँ पे जाएगा I माइनस Ig। रटा होना चाहिए इतना पार्ट तो भाई साहब।
अब वो कह रहा है कि जितना ज्यादा करंट मैं नापना चाहता हूं उतना छोटा शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रेजिस्टेंस छोटा होगा तो ही ज्यादातर करंट यहां से जाएगा और करंट नापा जा सकता है। डट लेना भाई कि जितना ज्यादा करंट मैक्सिमम नापना चाहते हो तो आपको शंट रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही छोटा रखना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट नीचे से जाए, आपका ऊपर वाला डिवाइस खराब ना हो और करंट नाप पाए। एसेसन बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज। यह बदतमीजी देख रहे हो, सीरीज में जोड़ा है कि पैरेलल में जोड़े हैं? हम तो पैरेलल में जोड़ते हैं ना भाई, पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। रीजन गलत हो गया, एसेसन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी। ठीक है, तो ये थे बच्चों 16 एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 1 के थे, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से समझाए। आपको देखो मैं स्टार्टिंग से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या लिख लेना चाहिए आप। मैंने आपको आज बताया बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट जो आपको इस वीडियो में बताए गए वो सारे रट लेना भाई। पहला था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको पता होना चाहिए फोर्स के बारे में। दूसरा था गैल्वेनोमीटर का सीरीज पैरेलल, ये बहुत फेमस सवाल है, पूछा जाता है। फिर मैंने आपको ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बताया कि राइट हैंड लगा के सेम डायरेक्शन में भाई ऐड हो जाएगा तो मैक्सिमम, और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होकर मिनिमम हो जाएगा। फिर फोर्स का फॉर्मूला था बिल साइन थीटा वाला, बिल साइन थीटा पे ही mg वाला क्वेश्चन आ जाता है, बिल साइन थीटा को mg के बराबर कर दो, लटका रखा है ना। उसके बाद आते हैं अपने पास कौन सा क्वेश्चन है ये, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था भाई। इस पे तो सवाल पक्का ही आना है। पैरेलल एंटी पैरेलल में फोर्स 0 लगेगा और परपेंडिकुलर में रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये सारे नोट्स लिखते चले जाना भाई। फिर वर्क डन वाला क्वेश्चन आ गया कि रेडियस और काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर सकते हैं वर्क डन क्यू डेल्टा वी, बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे पक्का। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म वायर वाला, मोटा वाला वायर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सरफेस पे और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और फिर मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बाद आपको बताया ये वाला क्वेश्चन जिसमें पेरीमीटर बराबर करना होता है। पेरीमीटर बराबर करने के बाद आप आज रखोगे निया, निया तो इतनी बार पूछ लिया गया है पूछो मत, बहुत बार पूछ लिया गया निया है ना। और फिर लास्ट था पैरेलल वायर का फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर में आपको याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है और डायरेक्शन में रिपल्सन। और फोर्स का फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 L बाई डी, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है दो वायर के बीच में, तो ये भी लिख लेना भाई। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया इस वीडियो के थ्रू। ऐसे ही करके मैं हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, जो कि बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का। याद रखना, अभी लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी पलटोगे भाई, वो टाइम बीत गया। अब कैसे रिवाइज करना है, उस चैप्टर के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए, ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस हो गया और कॉन्सेप्ट भी, मैथ भी सॉल्व हो गया। इस टाइप से रिवीजन करना है लास्ट टाइम। टॉपर्स ऐसे रिवाइज करते हैं भाई। अब जो बच्चे अभी कॉपी निकाल के एक ही डेरिवेशन रटने जाएंगे तो वो कभी टॉपर नहीं बनते भाई, पॉसिबल सी बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 5 और 6 के भी वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।